वेलकम बैक टू वीवे स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक। इसमें हम देखेंगे आज फाइनल एग्ज़ाम महापरीक्षा के बारे में। महापरीक्षा मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये महापरीक्षा में आने के लिए मतलब ये जो हमने 5 टॉपिक्स बनाए हैं ये ज़रूरी नहीं कि आपके एग्ज़ाम में आएगा। आपको प्ले लिस्ट में जाके आपको मैनेजरियल इकोनॉमिक की पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे। थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड क्या होता है? थ्योरी ऑफ डिमांड को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिमांड क्या होता है। व्हाट इज डिमांड? ठीक, इन इकोनॉमिक सिंपली वांटिंग समथिंग डज नॉट मीन डिमांड। सिर्फ हमें ये चीज़ चाहिए से पता नहीं चलता है कि वो चीज़ डिमांड है। ठीक, डिमांड का मतलब है कि आपको उससे पहले 3 चीज़ें समझनी पड़ेगी। 3 चीज़ों को जब हम ऐड करते हैं तब जाके डिमांड पूरी होती है। अगर आपने सोचा कि मुझे ये आईफोन चाहिए, सिर्फ सोचने भर से ही डिमांड क्रिएट नहीं हो जाता है। ठीक, उसके लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले डिज़ायर, यू वांट टू बाय दैट थिंग। मान लीजिए आपने एक कार सोचा, ठीक है, कार खरीदने का सोचा, तो अभी भी यहाँ पर 50% डिमांड इंक्रीज हो जाता है। ठीक, उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ सोचा, सोचने पर ही आपको यहाँ पर मिल जाए, ऐसा नहीं है। आपके पास होना चाहिए क्या? पैसे होने चाहिए, एबिलिटी टू पे। उसके बाद यहाँ पर 70% डिमांड आपकी इंक्रीज होती है। ठीक, अब जब इंक्रीज होने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना होता है? यू आर रेडी टू स्पेंड योर मनी दैट गिवन प्राइस। अब दिए हुए पैसे जब आप खर्च करते हैं तब यहाँ पर आपकी 100% डिमांड पूरी हो जाती है। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सोच लेते हैं, उनके पास पैसा भी होता है लेकिन खर्च नहीं करना चाहते। जब खर्च नहीं करोगे तो आपकी डिमांड पूरी नहीं होगी। आपको ये 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपने सोचा कि मुझे ये चीज़ खरीदना है और आपके पास उतने पैसे हैं, और पैसे होने के बाद आप उस चीज़ के लिए पे करने को तैयार हैं, तब आपकी डिमांड यहाँ पर पूरी हो जाती है। ओके, अब देख लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड। इफ़ ऑल अदर थिंग्स रिमेन इक्वल, मतलब कुछ स्थिति क्या होती है? सेम होती है, लेकिन इसमें क्या होता है? डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड क्या जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है? इनवर्स होता है, मतलब उल्टा होता है। कैसे? जैसे देखिए, व्हेन प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज। देखिए यहाँ पर प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड यहाँ पर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। आपको ऐसे ग्राफ भी बनाने हैं, ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे ग्राफ भी बनाने हैं कि जब इंक्रीज होता है तो फिर ग्राफ कैसे जाता है, डिक्रीज होता है तो ग्राफ कैसे जाता है। ओके, और यहाँ पर और देखिए, व्हेन प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। प्राइस यहाँ पर डिक्रीज होता है तो यहाँ पर डिमांड इंक्रीज हो जाता है। इसके कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है। ठीक, वेयर क्यू डी द क्वांटिटी डिमांडेड एंड पी इज द प्राइस। दिस इज द क्वांटिटी डिमांडेड। ए मतलब जीरो डिमांड, जीरो डिमांड माइनस पी इज द प्राइस। इसका इसमें प्राइस से माइनस कर देंगे। लॉ ऑफ डिमांड कैसे काम करता है आइए देख लेते हैं। जैसे कि मार्केट में सेब मिलते हैं, एप्पल, खाने वाला एप्पल। ठीक, अगर उसका प्राइस 200 रुपये किलो हो जाए तो लोग उसे कम खरीदना पसंद करेंगे। यहीं उसी की तरह उसी की जगह में अगर उस एप्पल का प्राइस 50 रुपये किलो हो जाए तो लोग इतना खरीदेंगे, इतना खरीदेंगे, इतना खरीदेंगे कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। और स्टॉक मतलब सामान की वहाँ पर कमी पड़ जाएगी, और कमी पड़ने के बाद महंगाई यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आता है लॉ ऑफ डिमांड। अब सिर्फ इसी पर ही निर्भर नहीं रहता थ्योरी ऑफ डिमांड, कुछ चीज़ें हमारे पॉकेट पर भी निर्भर करती है। जैसे कि कंज्यूमर इनकम। जैसे ही किसी व्यक्ति की सैलरी इंक्रीज होती है तो उसके खरीदने के तरीके बदल जाते हैं। जैसे कि अच्छे कपड़े खरीदना, ब्रांडेड शूज़ खरीदना। ठीक, इसके कुछ सब्स्टिट्यूट भी हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर देखिए,
चाय की डिमांड अगर बढ़ती है तो यहाँ कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाती है, ठीक। थिंग्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, फॉर एग्जांपल टी लीव्स बिकम वेरी एक्सपेंसिव। अगर चाय का प्राइस बढ़ता है तो लोग कॉफ़ी में शिफ्ट हो जाते हैं, अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ता है तो चाय में शिफ्ट हो जाते हैं। लोगों का कहना ये है कि अगर इस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे किसी अदर ब्रांड के प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो लोग यहाँ पर द डिमांड फॉर कॉफ़ी विल इंक्रीज, मतलब कि अगर चाय का प्राइस यहाँ पर बढ़ जाता है, जैसे कि चाय का प्राइस यहाँ पर 12 रुपये हो जाए और कॉफ़ी का प्राइस यहाँ पर 8 रुपये रहे, तो लोग चाय को छोड़कर कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एक और कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं, जैसे कि थिंग्स दैट आर यूज टुगेदर, फॉर एग्जाम्पल इफ पेट्रोल बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव द डिमांडेड ऑफ पेट्रोल कार्स विल बी डिक्रीजेस। अगर यहाँ पर पेट्रोल का प्राइस ज़्यादा बढ़ जाता है तो लोग जो कार और बाइक्स चलती हैं पेट्रोल से, तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्राइस रिलेटेड गुड्स थे, ठीक। और देख लेते हैं और क्या, सिर्फ यहाँ पर डिमांड एक ही चीज़, लॉ ऑफ डिमांड, कस्टमर्स इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और एक चीज़ और है यहाँ पर हम देख लेते हैं अदर चीज, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। द डिमांड फॉर समथिंग दैट इज इन फैशन इंक्रीज सडनली। अब यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ प्राइस बढ़ने से नहीं होता है, यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जैसे कि ये फैशन में है, ये चीज़ फैशन में है, चाहे वो कितना भी महंगा हो, लोग उसे खरीदने को तैयार हो जाते हैं और उसका ट्रेंड चला जाता है, फिर वापस से वही साइकिल चालू हो जाता है, ठीक है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इफ यू फाइंड आउट ऑफ दैट पेट्रोल इज़ गोइंग टू बी एक्सपेंसिव टुमारो, अगर यहाँ पर लोगों को पता चल जाए कि कल पेट्रोल महंगा होने वाला है तो आज उस पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड फॉर पेट्रोल विल इंक्रीज, तो यहाँ पर डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये था हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड। ओके, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं हम। मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं हम परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। ओके, इसमें बहुत सारे सेलर होते हैं और बहुत सारे बायर्स होते हैं, ठीक है। इनके पास एक समान प्रोडक्ट होता है, ठीक है, एक समान प्रोडक्ट होता है, जैसे कि गेहूं हो गए, चावल हो गया, चना हो गया, दुनिया भर की चीज़ें, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं इनके पास, ठीक। नो सिंगल सेलर और बायर कैन इन्फ्लुएंस प्राइस। ओके, इसमें कोई भी सिंगल सेलर और जो खरीदने वाला होता है वो डिसाइड नहीं करता है, ठीक, वो डिसाइड नहीं करता है कि इसका प्राइस ये होना चाहिए, उसका प्राइस वो होना चाहिए। जैसे कि मान लो एक व्यक्ति है 2000 रुपये का गेहूं बेच रहा है, ठीक, और एक तरफ दूसरा व्यक्ति है, ये 1500 रुपये का गेहूं बेच रहा है, ठीक। इसने क्या किया, मार्केट को देख के प्राइस रखा 1500, और ये सोचता है मैं अपने मर्जी के हिसाब से रख लेता हूँ 2000 रुपये, तो लोग इसके पास नहीं जाएंगे, किसके पास जाएंगे, जो 1500 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, 1500 रुपये प्रति क्विंटल, 2000 रुपये प्रति क्विंटल ऐसे करके बेच रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर सस्ता मिलेगा वहीं पर इंसान जाएगा, यहाँ पर सेलर डिसाइड नहीं करता है कि मैं 2000 रुपये प्रति क्विंटल में कोई भी चीज़ बेचूँ, ठीक। कंप्लीट फ्रीडम फॉर एंट्री एंड एग्जिट। अब यहाँ पर ये आता है कि जैसे कोई कंपनी है, कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लाना चाह रही है, ठीक है, तो उसका जो बिज़नेस है उसके पास पूरी तरीके से स्वतंत्रता होती है, मतलब पूरी तरीके से फ्रीडम होता है कि वो इजीली एंट्री कर सके और इजीली एग्जिट कर सके, ठीक है। बायर्स एंड सेलर हैव कंप्लीट मार्केट इन्फॉर्मेशन। जो खरीदार होता है, जो विक्रेता होता है, उनके पास पूरी मार्केट की इन्फॉर्मेशन होती है, कोई इसमें गलती नहीं करता है, पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन होती है। और इसमें किस टाइप के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, चना हो गया, दुनिया भर की चीज़ें। ओके, अब हम देख लेते हैं मोनोपोली, मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट में क्या होता है,
मतलब कि कोई एक व्यक्ति पूरे मार्केट में कब्जा करके बैठा हुआ है, कोई एक व्यक्ति पूरे मार्केट में कब्जा करके बैठा हुआ है। जैसे कि ट्रेन, तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ इसी को यूज़ करना पड़ेगा। ओनली वन सेलर एंड मैनी बायर्स, सिर्फ यहाँ पर एक बेचने वाला है और कई लोग खरीदने वाले हैं। नो क्लोज सब्सिट्यूट फॉर द प्रोडक्ट, ट्रेन का कोई दूसरा सब्सिट्यूट नहीं है, आपको इसी को ही इस्तेमाल करना होगा, कोई दूसरी कंपनी नहीं है। अगर कोई दूसरी कंपनी आती भी है तो यहाँ पर बहुत मुश्किल से एंट्री मिलती है, जैसे कि पेटेंट करा रखा है लोगों ने, और गवर्नमेंट्स के रूल हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, हाई कॉस्ट, ज़्यादा महंगा पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेलर को पूरी आज़ादी होती है, सेलर सेट प्राइस मेकर, मतलब कि वो ट्रेन की टिकट को डिसाइड कर सकता है, पब्लिक को ख़रीदना ही पड़ेगा, उसको कुछ भी करना पड़ जाए, वह प्राइस सेट करता है, जो कंपनी होती है वो प्राइस सेट करता है, तो जो बायर्स होता है उसको ख़रीदना ही पड़ता है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। इंडियन रेलवेज पैसेंजर्स रेल सर्विस और सोल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, जैसे कि ये हमने देखा कि पूरे मार्केट में रेलवे ने कब्जा करके बैठा हुआ है, ठीक, और एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, आपको उसी शहर की इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो ये होता है मोनोपोली। आप देख लेते हैं ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में मतलब कि 3-4 कंपनियां मार्केट में कब्जा करके बैठे हुई हैं, जैसे कि कुछ कंपनियां, फ्यू लार्ज सेलर कंट्रोल मार्केट शेयर्स, इसमें कुछ कंपनियां क्या करके रखी हैं, कब्जा करके रखी है। ओके, वन कंपनीज डिसीजन प्राइस चेंज अफेक्ट अदर्स म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंट्स। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर जियो ने, देखिए यहाँ पर एग्जांपल में जियो, एयरटेल, वीआई, ठीक, अगर जियो ने यहाँ पर 50 रुपये कम कर दिए अपने रिचार्ज में, तो बाकी अदर कंपनी, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, उन पर अफेक्ट होता है, उन पर अफेक्ट होने की वजह से उनको भी अपने प्राइस कम करने पड़ते हैं। लेकिन जियो यहाँ पर ये सोचता है कि हमें प्राइस कम ना करना पड़े, हमें कुछ ऑफर देने चाहिए, ताकि जो परफेक्ट कंपटीशन है, कंपटीशन मतलब ओलिगोपॉली है, ये मार्केट में स्टेबल रहे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वेरी डिफ़िकल्ट एंट्री फॉर न्यू कंपनीज, यहाँ पर बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है नई कंपनी को एंट्री लेने में। जैसे कि अभी के टाइम में जियो चल रहा है, एयरटेल चल रहा है, वोडाफोन आइडिया चल रहा है, ठीक है, कोई दूसरी कंपनी आएगी तो उन कंपनी में कन्वर्ट कराना बहुत मुश्किल, 1-2 साल निकल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें एंट्री करना बहुत मुश्किल का काम है। ओके, प्रोडक्ट्स कैन बी होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड, यहाँ पर प्रोडक्ट सेम हो सकते हैं या फिर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि सेम की बात कहें तो सिर्फ जियो ने ही कब्जा करके रखा है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री, जैसे कोका कोला हो गया और पेप्सी हो गई, कोका कोला और पेप्सी, इन्होंने मार्केट में कब्जा करके रखा है, ठीक। मोबाइल रिचार्ज की कंपनियां, ये सब मार्केट में कब्जा करके रखे हुए हैं, ठीक। अब हम देख लेते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मैनी सेलर्स एंड बायर्स, यहाँ पर बहुत खरीदने वाले और बहुत बेचने वाले मौजूद हैं, ठीक है। जैसे कि डिफरेंट प्रोडक्ट हो सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें हो सकती है, जैसे कि साबुन हो गया, साबुन कई प्रकार के साबुन आते हैं, उसमें डिज़ाइन, उसमें खुशबू, उसमें उनका अलग ब्रांड, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। उसमें ब्रांडिंग अलग हो सकती है, क्वालिटी अलग हो सकती है, डिज़ाइन डिफरेंस हो सकता है। इसमें क्या होता है, एंट्री करना और एग्जिट होना बहुत ही आसान है। कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, नया बिजनेस आता है, तो उसमें आसानी से एंट्री ले सकता है और आसानी से एग्जिट हो सकता है। सम प्राइस कंट्रोल विया ब्रांड लॉयल्टी, मतलब कुछ ऐसे ब्रांड हैं जिनके पास लॉयल्टी है, मतलब कि कंज्यूमर सोचते हैं कि ये वाला ब्रांड बहुत अच्छा है, तो हम इसके साथ ही रहेंगे, तो वो वही प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है। कौन कौन से, जैसे कि सोप हो गया, शैम्पू हो गया, ठीक है। इसमें रेस्टोरेंट आते हैं, क्लॉथिंग ब्रांड्स आता है, जैसे कि लक्स हो गया, डव हो गया, ठीक है। क्लेम डिफरेंस, ये सब वो क्लेम करते हैं, जैसे कि आपको रेस्टोरेंट पसंद आ गया, कोई एक रेस्टोरेंट पसंद आ गया है, तो आप वहीं बार बार जाएंगे, ठीक। तो वैसे ही कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाता है, जैसे कि लक्स पसंद आ गया है, फिर डव पसंद आ गया है, दूध से बना हुआ है, तो लोग वहाँ पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके, तो ये रहा एक मार्केट स्ट्रक्चर, आप इनको ध्यान से देखिएगा इसमें, ठीक है।
अब चालू करते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम 4 मेन कंपोनेंट्स, एग्रीगेट्स और नेशनल इनकम। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री विद इन अ ईयर। ठीक है, एक साल में इस बाउंड्री के अंदर, ये जो भारत देख रहे हैं आप, इस बाउंड्री के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन होता है, जितना भी प्रोडक्शन होता है, ओके, उसको हम किस में मेज़र करते हैं? जीडीपी में। उसमें किस में ऐड करते हैं हम? जीडीपी में ऐड करते हैं। इंक्लूड अर्निंग मेड बाय फॉरेन कंपनीज विद इन द कंट्री। कंट्री के अंदर अगर मान लो कोई फॉरेन की कंपनी प्रोडक्शन कर रही है तो भी उसको हम जीडीपी में ऐड करेंगे। यहाँ पर क्या चीज़ ऐड नहीं करेंगे जीडीपी में? अर्निंग मेड बाय सिटीजन ऑफ द कंट्री अब्रोड। मान लो कोई भारत देश का व्यक्ति है और वो दुबई में जाकर कमाई करता है और कमाई करने के बाद अपने भारत देश में भेजता है, तो उसको जीडीपी में यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। ओके, अब देख लेते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। बिकम जीएनपी व्हेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इज एडेड टू जीडीपी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? इनकम अर्न बाय इंडियंस अब्रोड, मतलब कि कोई एक व्यक्ति है जो अपने भारत देश का एक व्यक्ति है, ठीक है, वो किसी विदेश में जाकर पैसे कमाता है और पैसे कमाने के बाद वह पैसा अपने भारत देश में भेजता है, तो उसको हम किस में ऐड करेंगे? जीएनपी में ऐड करेंगे। ओके, जीएनपी में हम ऐड करेंगे इनकम अर्न बाय फॉरेन इन इंडिया। ओके, तो इसको भी हम जीएनपी में ऐड करेंगे। ओके, अब देख लेते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? जैसे कि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस वेयर एंड टीयर और डेप्रिसिएशन ऑकर्स इन मशीन्स, इक्विपमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। मान लो कोई बिल्डिंग है, कोई मशीन है, आपने वो मशीन खरीदी, अपने फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री लगाने के बाद क्या होता है कि जब आप उसको चलाते हैं, 6 महीना चलाते हैं, साल भर चलाते हैं, तो उसमें क्या आ जाता है? घिसावट आ जाता है। घिसावट आता है, उसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। कॉल्ड एनडीपी व्हेन द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम जीडीपी। अब एनडीपी निकालने के लिए हमें जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन करना होगा, तो हमारा एनडीपी निकल आएगा। ओके, अब देख लेते हैं हम नेट नेशनल प्रोडक्ट। We get NNP when depreciation is subtracted from GNP. GNP plus depreciation. NNP निकालना है तो हम पहले GNP निकालेंगे। NNP निकालने के लिए GNP में हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ठीक है, तो निकल आएगा हमारा, क्या निकल आएगा? NNP निकल आएगा। ओके, इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इन इकोनॉमिक नेट नेशनल product in factor cost and NP at factor cost is considered the actual national income. ओके, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इन सबको मिलाने के बाद ही हमारा नेशनल इनकम रेडी हो जाता है। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ओके, एनडीपी, ये सब मिलाते हैं तब हमारा नेशनल इनकम बनता है। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। WPI एंड CPI। WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स ये किसके लिए होता है? बिजनेसमैन के लिए, बिजनेसमैन। ठीक है, और ये कौन होते हैं? जो आम युवा होते हैं, कॉमन मैन। कॉमन मैन, ठीक है, मैन, वुमेन, ये सब हो सकते हैं। ओके, होलसेल प्राइस इंडेक्स देख लेते हैं। यह क्या होता है? यहाँ पर देखिए, मेजर एवरेज चेंज इन प्राइस मर्चेंट बाय सेल गुड्स एंड होलसेल मार्केट। मतलब कि एक फैक्ट्री से निकलकर बिकने से पहले जब वो मार्केट में जाता है, उसे ही हम होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। ठीक, इंडेक्स ऑफ प्राइस बिफोर रीचिंग कॉमन कंज्यूमर। कॉमन कंज्यूमर के पहुँचने से पहले जो भी प्राइस डिसाइड किया जाता है उसे होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, इसको कौन जारी करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसको कब जारी किया गया था? 2011-12 में। ठीक है, कवरेज इंक्लूड प्राइस ऑफ गुड्स ओनली। इसमें सिर्फ गुड्स को ही ऐड किया जाता है, सर्विस को ऐड
नहीं किया जाता है, सर्विस को ऐड यहाँ पर नहीं किया जाता है। मेन कंपोनेंट्स देख लेते हैं इसमें क्या क्या ऐड होता है। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट सबसे हाईएस्ट, केमिकल्स, मेटल्स एंड मशीनरी, ये सबसे ज़्यादा चीज़ें बनती है। ओके, प्राइमरी आर्टिकल्स जिसमें एग्रीकल्चरल और मिनरल्स के प्रोडक्ट्स होते हैं जो 22.6% होता है, ठीक है, इसमें 64.2% होता है। फ्यूल एंड पावर 13.1% इसमें इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। ओके, सीपीआई देख लेते हैं जो कॉमन मैन के लिए होता है। हमने यहाँ पर देखा था कि कॉमन मैन तक पहुँचने से पहले उसको किससे मेज़र करते हैं, WPI से मेज़र करते हैं। अब यहाँ पर कॉमन मैन के पास प्रोडक्ट पहुँचता है, मेज़र द चेंज इन प्राइस कॉमन कंज्यूमर्स, यू एंड वी, आपके और हमारे जैसे, पे फॉर डेली गुड्स एंड सर्विस इन द रिटेल मार्केट। हम डेली के खर्चे जो हमको कुछ भी चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं और सामान खरीदना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो ये CPI क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। ठीक, जो हम आसपास की दुकानें देखते हैं और वहाँ जाकर हम सामान खरीदते हैं, दिस इज़ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको कौन इशू करता है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, NSO, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक, इसको कब जारी किया गया था, 2012 में। इसमें क्या क्या कवर होता है, इंक्लूड बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें सिर्फ क्या क्या कवर होता था, ओनली गुड्स, इसमें सर्विसेज कवर नहीं होता था, लेकिन इसमें गुड्स के साथ सर्विसेज भी कवर होती है। ठीक है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, हेयर कट हो गया, मतलब बाल कटाते हैं लोग। इसके मेन कंपोनेंट्स देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा फूड बेवरेज हाईएस्ट 45.8%, सबसे ज़्यादा ये बिकता है। ठीक है, मिसलेनियस, एजुकेशन, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट 28.3%, हाउसिंग में 10%। यहाँ पर 10% इसलिए दिया गया कि आपके टोटल इनकम की 10% की कमाई लग्जरी में दिखाना चाहिए। ओके, बाकी देख लेते हैं हम। फ्यूल एंड लाइट 6.8%, क्लॉथिंग एंड फुटवेयर 6.5%। तो ये चीज़ यहाँ पर WPI और CPI, इन्फ्लेशन मेजरमेंट है, यहाँ इस हिसाब से महंगाई को मेज़र किया जाता है। WPI बिजनेसमैन की महंगाई है और CPI आम आदमियों की महंगाई है। ओके, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI प्राइमरली कंसीडर्ड CPI रिटेल इन्फ्लेशन एंड इज टारगेट इन्फ्लेशन टारगेट एंड फॉर्मुलेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी एंड डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट रेट लाइक रेपो रेट। जब भी RBI को रेपो रेट डिसाइड करना होता है तो वो सबसे ज़्यादा नज़र किस पर रखती है, CPI पर नज़र रखती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर। WPI पर ज़्यादा नज़र नहीं रखती है। मान लो यहाँ पर नज़र इसको 50% रखती होगी और यहाँ पर 99% नज़र रखती है RBI। ठीक है, और वो इसी को देखकर ही रेपो रेट डिसाइड करते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बिजनेस साइकिल्स, बिजनेस साइकिल देख लेते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले देखते हैं एक्सपेंशन, रिकवरी, ग्रोथ फेज। ठीक है, GDP, प्रोडक्शन जब यहाँ पर बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो कंपनीज का प्रॉफिट यहाँ बढ़ता है, और जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो क्या होता है, स्टॉक मार्केट तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है। ठीक, इसका क्या इम्पैक्ट आता है, जब प्रोडक्शन बढ़ रहा होता है, जब इनकम बढ़ रही होती है तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है, न्यू एम्प्लॉयमेंट जारी करती है, मतलब लोगों को हायर करना चालू करती है। इनकम यहाँ पर बढ़ जाता है, कंज्यूमर स्पेंड हैवली, डिमांड इंक्रीज। अब जब कंज्यूमर यहाँ पर ज़्यादा डिमांड और ज़्यादा खर्च करते हैं तो बैंक आसानी से क्या दे देता है, लोन दे देता है, ये लो भाई खर्चा ज़्यादा, मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन का टाइम आ जाता है, पीक। अब जब लोग यहाँ पर खर्च कर रहे होते हैं, कंपनी सब आगे बढ़ रही होती है, इकोनॉमी आगे बढ़ रही होती है, तो ग्रोथ रेट यहाँ पर क्या होता है, सबसे ऊपर होता है, पीक पर होता है, पहाड़ की चोटी पर होता है। डिमांड सो हाई, सप्लाई शॉर्ट, मतलब कि यहाँ पर लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, मार्केट में बहुत पैसा है तो लोग प्रोडक्ट का ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो प्रोडक्ट का सप्लाई क्या हो जाता है, यहाँ पर कम होने लगता है। प्रोडक्ट की सप्लाई क्या होने लगती है, कम होने लगती है, तो प्राइस यहाँ पर क्या होता है, बढ़ने लगता है। जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी और प्रोडक्ट
की कमी पड़ जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी कि प्रोडक्ट मेरे पास इतना ही है, मैं इतने में दूंगा। ओके, फर्दर एक्सपेंशन डिफ़िकल्ट, और यहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट को बेचने पर। ठीक है, साइन ऑफ डिक्लाइन, अब यहाँ पर से धीरे धीरे चीज़ें गिरना चालू हो जाएंगी। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, मंदी का टाइम आ गया, स्लो डाउन। अब यहाँ पर हम बहुत उड़ रहे थे, उछल कूद खूब कर रहे थे, खूब यहाँ पर इकोनॉमी बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। यहाँ पर परचेजिंग पावर कम हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन में, मतलब मंदी आ जाती है। ओके, डिमांड यहाँ पर कम हो जाएगा, कंपनीज रिड्यूस प्रोडक्शन, कंपनीज प्रोडक्शन करना बंद कर देंगी क्योंकि लोग खरीदेंगे नहीं, तो कंपनी प्रोडक्शन क्यों करेगी। प्रॉफिट यहाँ पर गिरने लगता है, प्रॉफिट गिरने लगता है तो जो एम्प्लॉय को हायर किया था यहाँ पर धीरे धीरे एम्प्लॉय को बाहर निकालने लगते हैं, बोलते हैं कि भाई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बिक नहीं रही चीज़ें, तो आप निकलो, हम आपकी सैलरी नहीं दे पाएंगे, ये नहीं दे पाएंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी रिसेशन, जीडीपी इंडिकेट ग्रोथ, अगर यह लगातार 2 क्वार्टर्स मतलब कि 6 महीने तक लगातार ये डाउन रहे, इसी को हम क्या कहते हैं, मंदी कहते हैं। लंबे समय तक अगर ये डाउन रहता है इसे हम महामंदी कहते हैं। रफ डिप्रेशन, ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है। ठीक है, ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है। अब यहाँ से धीरे धीरे उठना चालू करेगा अपना इकोनॉमी। फॉल यहाँ पर स्टॉप हो जाता है, जो यहाँ पर गिर रहा था यहाँ पर स्टॉप हो जाता है, फिर यहाँ से धीरे धीरे उठना चालू करता है। ठीक है, डिमांड एंड प्रोडक्शन यहाँ पर लोवेस्ट पर रहता है। लॉन्ग टाइम डिप्रेशन, ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर डिप्रेशन रहता है लोगों में, लॉन्ग टाइम डिप्रेशन। सो स्लोली प्रिपेयर्स टू रिकवरी, अब यहाँ पर रिकवरी होगा, रिकवरी होने के बाद वापस एक्सपेंशन में चालू हो जाएगा। ओके, न्यू एक्सपेंशन साइकिल स्टार्ट, अब वापस से यहाँ न्यू एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद फिर से पीक में जाएगा, फिर इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर ये आएगा। इकोनॉमी ऐसे ही चलती है, ये पहले नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो ये सब चीज़ें यहाँ चलती रहती हैं। ओके, सो थैंक यू। लास्ट में मैं आपको लास्ट में फिर से एक बात कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ इस वीडियो पर निर्भर ना रहें, प्लेलिस्ट में और भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो हैं, आप वो भी देखें ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच।